तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज इस प्रेपोजिशन चैप्टर की अंतिम प्रैक्टिस क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और इस क्लास के अंदर बस हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 30 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको एरर के करा दिए हैं, 30 क्वेश्चन मैंने आपको फिलर के भी करा दिए। बस 20 क्वेश्चन हम और करेंगे, जिससे प्रेपोजिशन के 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इन 100 क्वेश्चन की मदद से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्रेपोजिशन चैप्टर इसमें कवर हो गया, मैंने बस कोशिश की है जो एसएससी एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू हैं बस वही आपके सामने रखे हैं। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आज का। जरा इस क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ, द क्लोजर वन लुक्स डैश दीज परफॉर्मेंस द मोर इंप्रेसिव द सोज बिकम्स। अब देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें ऑप्शन के अंदर एक टू प्रेपोजिशन दे रखी है, फॉर दे रखी है, एट दे रखी है और थ्रू दे रखी है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पे लुक एट एक फ्रेजल वर्ब होती है, लुक एट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को देखना। लुक एट समथिंग, कहते हैं ना लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो किसी चीज की तरफ देखने की जब बात कही जाती है तो लुक के साथ एट फ्रेजल वर्ब आती है प्यारे साथी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लुक एट फ्रेजल वर्ब आती है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें तो आपने और भी फ्रेजल वर्ब सुनी होंगी लुक वर्ब के साथ में। जैसे एक तो अगर हम बात करें तो आपने लुक इनटू फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपने लुक के साथ में और फ्रेजल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, ठीक है। तो आपने कई सारी फ्रेजल वर्ब हैं जो लुक वर्ब से बनती हैं और आपने सुनी होंगी। जैसे लुक इनटू की मैं अगर बात करूं तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, यानी किसी मैटर में जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को तो उसके लिए ये आती है। और लुक आफ्टर अगर हम बात करें तो टू टेक केयर ऑफ के सेंस में आती है, यानी किसी की देखभाल करने की जब हम सेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो फ्रेजल वर्ब है वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फ्रेजल वर्ब बता दी, एक तो लुक एट, लुक इनटू और लुक आफ्टर। फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि क्या होता है जब हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो उसके अंदर वर्ब और प्रेपोजिशन मिल के काम करते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसको करने के लिए आपको प्रेपोजिशन जो होता है ना, जो फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट होता है उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे रमेश इज वेरी मच सॉरी डैश द फाइनेंशियल लॉस दैट ही इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिज क्लोज फ्रेंड्स वाइल वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के लिए अगर ये जो सॉरी वर्ड है इस वर्ड के बारे में आप समझ गए तो बहुत आसानी से कर देंगे। देखो सॉरी जो वर्ड होता है आपका, आई एम वेरी सॉरी, तो सॉरी के बाद में अगर हम बात करें जब आप किसी पर्सन से सॉरी बोलते हैं तो सॉरी टू मी होता है, मतलब पर्सन के लिए आप टू प्रेपोजिशन लगाते हैं सॉरी के साथ। और जिस चीज के लिए आप माफी मांग रहे होते हैं, जिस चीज के लिए आप थोड़ा सा जो है माफ करने के लिए फील करते हैं, उसके लिए अगर हम बात करें उस चीज के लिए जो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं वो फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो आपको दोनों ही प्रेपोजिशन याद रखनी होंगी। सॉरी के साथ टू प्रेपोजिशन तब आती है जिस व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हो, और फॉर प्रेपोजिशन तब आती है जिस चीज के लिए आप माफी मांग रहे हो। तो जरा मुझे आप देखकर बताइए क्वेश्चन के अंदर यहां पर किस चीज की बात हो रही है। तो आप कहेंगे भैया जी सॉरी तो हो रहा है, कौन, रमेश, यानी रमेश सॉरी फील कर रहा है किसी चीज के लिए, द फाइनेंशियल लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसके दोस्त का और उसका, उसके लिए सॉरी फील कर रहा है। तो मैंने कहा जब सॉरी किसी चीज के लिए होगा तो उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको रिलेट कराने के लिए जो प्रेपोजिशन आएगी वो फॉर आएगी। अब आप मुझे देखकर बताओ किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया जी थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे इन माई ड्रीम आई सो विविड इमेजेस ऑफ गॉस्टली ह्यूमन फिगर्स हु वर क्वाइट अनयूजुअल एज दे इम्ब्यूड द क्वालिटी ऑफ ईयरनेस एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिजेंबल डैश लिविंग पीपल। अब आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ते तब भी आसानी से कर सकते थे, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं
वो उनमें पूछे जाते हैं, या तो मेंस लेवल में पूछे जाएंगे यानी मेंस में पूछे जाते हैं, या फिर यही सेम क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे सीधे सीधे मेंस में, या फिर जो आपका एक तरीके से अगर हम बात करें जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एग्जाम में इंग्लिश के, उनमें पूछे जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना बड़ा क्वेश्चन देख के क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, और प्लस क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत होगी लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप विद इन सेकंड आंसर निकाल के ले जाओगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता तक नहीं। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर पूरा नहीं पढ़ते तो आंसर कैसे निकालते? भाई बस मैं ये देखता कि मेरे ब्लैंक के पास कौन सा वर्ड है। अब मुझे पता है रिजेंबल वर्ड का मतलब होता है कि सीधे सीधे जब दो चीजें आपस में समान हो किसी भी तरीके से, लाइक उनके क्वालिटीज समान हो सकती हैं, यानी जो उनके गुण हैं वो इक्वल हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, दिखने में एक जैसे हो सकते हैं। तो जब दो चीजें एक जैसी होती हैं तो हम उनको कह देते हैं दे आर इन रिजेम्बलेंस, वो मतलब रिजेंबल में है। रिजेंबल मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, रिजेंबल के साथ में कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको विद प्रेपोजिशन या टू प्रेपोजिशन लगा के दे देता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिजेंबल जब भी वर्ड यूज होगा तो इसके साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। हालांकि रिजेंबल विद यू पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बट रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती। तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने विद भी ऑप्शन में दिया था और टू भी दिया था, तो कई सारे बच्चे विद लगा देते, कुछ बच्चे जो बचते वो टू भी लगा सकते थे, बट ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन के साथ कोई प्रेपोजिशन यहां पे नहीं लगाई जाएगी। मैं ऐसे ही ऑप्शन सेट नहीं करता, मैं बहुत हिसाब से ऑप्शन सेट करता हूं ताकि आपकी पूरी नॉलेज चेक की जा सके। अब अगर आपको दोनों ही बात ये पता होती तभी आप आंसर कर सकते थे, वरना आप क्वेश्चन में फंस जाते। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया, इसका आंसर करो। कह रहे दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज डैश द रिवर इफ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट। भाई अगर उन्हें नेक्स्ट बजट के अंदर मनी मिलता है तो वो क्या करेंगे, मतलब बनाने जा रहे हैं वो एक ब्रिज नदी पर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो नदी पर ब्रिज बनेगा। मान लो ये नदी बह रही है आपकी, तो ब्रिज बनेगा तो इसके ऊपर बनेगा, ये बात तो तय है। ऐसे करके इसके ऊपर से ब्रिज बनेगा इस प्रकार से। तो अब आप ये समझो, मैंने कहा था जब भी पोजीशन बताने की बात होती है, ध्यान से मेरी बात समझना, ये मैंने सारे पॉइंट बता रखे हैं बहुत अच्छे से। जब भी पोजीशन बताने की बात होती है तो मैंने आपसे कहा था जब आपको किसी चीज के अंदर पोजीशन बतानी हो तो उस केस में आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन। जब आपको बाहर पोजीशन बतानी होती है तो आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, आउट। जब आपको ऊपर की पोजीशन बतानी होती है किसी चीज की ऊपर तो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है। और जब किसी चीज के आपकी नीचे की पोजीशन दिखानी होती है, नीचे, किसी चीज के नीचे, तो आप प्रेपोजिशन लगाते हैं अंडर। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से नोट कर लेना कि पोजीशन दिखाने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन कब यूज की जाती है। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। देखो मैंने कहा कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो मान लो अगर हमें उसके अंदर पोजीशन बतानी है तो इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, बाहर बतानी है तो आउट प्रेपोजिशन लगाएंगे, नीचे बतानी है तो अंडर प्रेपोजिशन लगाएंगे, और अगर हम बात करें ऊपर पोजीशन बतानी है तो ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथी मुझे आप बताइए, नदी के ऊपर ब्रिज है तो क्या ये ब्रिज की पोजीशन होगी? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब ब्रिज जो है वो नदी के ऊपर है, मतलब पोजीशन के किसी चीज के ऊपर है। और मैंने अभी बताया कि जब किसी चीज के ऊपर पोजीशन की हम बात करते हैं तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अभी बताई नहीं ये बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? तो आप तुरंत कह देंगे कि भैया जी ऑन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी कई बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे एबव और बेलो में कंफ्यूज कर जाएं कि भैया क्या एबव लगा सकते हैं। देखो ऑन और ये तो मैंने अभी बताई दिए दोनों। अब मैं बताता हूँ एबव और बेलो क्या होता है। देखो एबव जो होता है ना, ये भी ऊपर के ही मीनिंग में आता है, और अगर हम बात करें वेलो की तो ये नीचे के मीनिंग में आता है। पर आप कहेंगे भैया अभी तो आपने ऊपर और नीचे के लिए कुछ और प्रेपोजिशन बताई, जैसे ऊपर के लिए आपने ऑन बताया और नीचे के लिए आपने अंडर बताया, लेकिन ये एबव और बेलो कहां से आ गए? तो मैंने आपसे कहा जब नॉर्मली ऊपर और नीचे की बात करते हैं तब अप और डाउन की बात करते हैं। जब पोजीशन में कोई चीज ऊपर और नीचे बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, ऑन या फिर अंडर का यूज करते हैं। लेकिन
जब उसी के अंदर हम लोग किसी लेवल को ऐड कर देते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लेवल, व्हेन वी ऐड एन लेवल ऑफ समथिंग, देन वी कैन यूज कौन सी प्रेपोजिशन, एबव और वेलो, ठीक है ना। विच प्रेपोजिशन वी शुड यूज, एबव और वेलो। तो जैसे मान के चलो, जैसे मैंने ये एक लेबल बना दिया, अब अगर मुझे इस लेबल से ऊपर बात करनी है, इस लेबल से मुझे ऊपर बात करनी है, तो मुझे एबव प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। कौन सी प्रेपोजिशन का, एबव का। लेकिन अगर मुझे इस लेबल से नीचे बात करनी है तो मुझे वेलो प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से बैच के अंदर सिखाया हुआ है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड डैश ऑफ गोल्ड, सॉरी डैश गोल्ड। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, एसएससी एग्जाम पीवाई। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको मेक वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो मेक का मतलब होता है बनाना या फिर बनना, जो भी है आपका। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, इसके साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, ध्यान से देखिएगा। मेक, अब इसके साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो इसके साथ ऑफ आती है और एक इसके साथ आती है मेरे भाई फ्रॉम, ठीक है। दो प्रेपोजिशन इसके साथ आती हैं, दो प्रेपोजिशन इसके साथ आती हैं, एक तो आपकी आती है मेक ऑफ और एक आती है मेक फ्रॉम। अब कौन सी यूज करनी है ये डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन पढ़ो तो आप कहेंगे भैया जी देखो मेड के साथ में ऑफ भी आती है, फ्रॉम भी आती है, पर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसकी मदद से आप हमेशा डिफरेंस कर पाएंगे कि मेक वर्ब के साथ में आपको कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है। हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप किसी चीज को बनाने की बात कर रहे होंगे और उसकी फिजिकल स्टेट अगर बदल जाती है, यानी जो उसकी अवस्था है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसे केस में आप जो है मेक के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाएंगे। यानी यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर किसी चीज की स्टेट नहीं होती यानी नो चेंज, स्टेट उसकी ना बदले, नो चेंज, तो ऐसे केस में आप उसके साथ ऑफ लगाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो ब्यूटीफुल रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, अब मैं यहां पे आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूं। आप ये बताइए मुझे, जैसे एक अंगूठी है और वो सोने से मिलकर बनी हुई है, अंगूठी है और वो किससे मिलकर बनी हुई है, सोने से। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब ये सोने से मिलकर ये जो अंगूठी तैयार होगी, क्या ये सोने की नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या ये सोने की नहीं होगी? इसमें सोना दिख नहीं रहा होगा आपको? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल दिख रहा होगा। तो मैंने वही तो कहा कि जब आप किसी चीज से मिलाकर कोई चीज बना रहे होंगे और उसका अगर थोड़ा भी अंश उसमें नजर आ रहा है सीधे सीधे, बिल्कुल स्टेट नहीं बदल रही है, तो ऐसे केस में आप जो है ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे। क्योंकि अब हमने सोने से अगर अंगूठी बनाई है तो जाहिर सी बात है उसमें सोना तो दिखेगा ही ना हमको, तो इसका मतलब स्टेट नहीं बदल रही है, वो चीज सोने से बनी हुई है तो सोना उसके अंदर दिखता है, तो इसी वजह से ऑफ प्रेपोजिशन यहां पे आएगी। फ्रॉम तब लगाते हैं जब मेरे भाई, जब वो क्या है अपने आप में मतलब उसकी स्टेट बदल जाए, वो चीजें मतलब चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे ट्री होता है, अब ट्री से क्या बनाते हैं हम, पेपर बनाते हैं। ट्री से क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये ट्री पेपर में कहीं दिखाई देता है? बताओ, क्या ये ट्री से जो पेपर आपका बनता है, तो ये ट्री क्या आपको पेपर में दिखाई देता है? आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया पेपर में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखता कि ये ट्री का बना हुआ है। ऐसी रबड़ है, वो भी आपकी पेड़ से बनती है, पेड़ के कुछ से, तो क्या उसके अंदर कुछ वो अंश दिखाई देता है उसका? नहीं ना। तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या लगाएंगे प्यारे साथी, फ्रॉम लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, मेक के साथ में फ्रॉम लगाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे द चिल्ड्रन प्ले डैश द पार्क एवरी इवनिंग। बताइए क्या होगा। बच्चे जो हैं भाई वो पार्क में खेलते हैं एवरी इवनिंग, यानी प्रत्येक शाम को, यानी डेली शाम में बच्चे जो है वो पार्क में खेलते हैं। तो नॉर्मल हमें बच्चों के पार्क में खेलने की पोजीशन बतानी है कि भाई वो पार्क में खेलते हैं। और मैंने कहा पोजीशन बताने के लिए, ठीक है ना, पोजीशन बताने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं,
क्योंकि के अंदर, पार्क के अंदर, ये पार्क है और बच्चे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये फुटबॉल बना दो इनके बीच में और ये खेल रहे हैं। तो बच्चे पार्क के अंदर खेल रहे हैं। और मैंने कहा जब किसी चीज की पोजीशन हमें अंदर दिखानी होती है, तो अभी मैंने पीछे बताया था ना कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं उसके लिए, तो आप कहेंगे भैया जी इन प्रेपोजिशन। तो बस इन प्रेपोजिशन लगा दो, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर करो। कह रहे श्रीलंका इज एन आइसलैंड कंट्री डैश द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया। तो मतलब एक तरीके से वो बताना चाह रहा है कि भारत के दक्षिण में जो है श्रीलंका है, एक आइसलैंड कंट्री जो कि इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के दक्षिण में है भारत के अंदर। कुछ ऐसे तरीके से मतलब वो बता रहा है कि भारत के दक्षिण वाले एरिया में मौजूद है। अच्छा, अब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका एक कंट्री है और ये जो इंडियन ओशियन वाला एरिया है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैंने आपसे सीधे कहा था कि जब भी हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, तो उस केस में सीधे सीधे हमें इन प्रेपोजिशन लगानी होती है। और जब हम छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ हमें एट प्रेपोजिशन लगानी होती है। अब आप खुद बताओ यार, इंडियन ओशियन के आसपास तो बहुत सारी कंट्रीज़ है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है मतलब बहुत बड़ा इलाका है वो, और बड़ा इलाका है, बड़ी लोकेशन है, तो उसके लिए हमें इन प्रेपोजिशन लगानी होगी। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर ही आता है ना वो सारा एरिया। तो अंदर के सेंस में भी आप ले जा सकते हो, लेकिन मेरे को काम है दोनों के दोनों लॉजिक आपको समझाना। तो यहाँ पे एट अगर दे भी देता तब भी हम नहीं लगाते, हमें इन ही लगाना था यहाँ पे। तो इन हमारे लिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी टू डेस्टिनेशन को दिखाता है, ऑन पोजिशन को दिखाता है किसी चीज के ऊपर के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो टू होता है वो डेस्टिनेशन को दिखाता है, और इनटू आपका दिखाता है किसी चीज की मोशन को। लाइक अगर कोई चीज मोशन के साथ कहीं पे अंदर प्रवेश कर रही है, जैसे ये रूम है और यहाँ पे ये व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश कर जाए यहाँ से चलते हुए, तो ये जो स्थिति कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, इनटू वाली कहलाएगी। ये तो मैं सब सिखा चुका हूँ भाई। आ जाओ इसका आंसर करो। कह रहे दे हैड टू पुट द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो पढ़ते ही आपको थोड़ा थोड़ा सेंस आएगा कि भाई उनको ना पार्टी बंद करनी पड़ी बहुत ही ज्यादा तेज बारिश के चलते। मतलब ज्यादा तेज बारिश आ गई थी तो उस वजह से उनको पार्टी को रोकना पड़ा। अब रोकना पड़ा तो इसके लिए ना आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। देखो फ्रेजल वर्ब होती है आपकी, एक तो पुट ऑन होती है और एक पुट ऑफ होती है, दो फ्रेजल वर्ब होती है। पुट ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, या पुट ऑन का मतलब, ठीक है ना, शुरू करना भी होता है किसी चीज को, जैसे पुट ऑन पहनने के सेंस में भी होता है, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पे अगर हम बात करें, जो हमें यहां बताना है, हमें बताना है कि कोई काम बंद कर दिया गया। भाई पार्टी चल रही थी, डीजे वगैरह बज रहा था, गाने चल रहे थे, पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक से जब भाई बहुत तेज बारिश आई तो बारिश के चलते पार्टी को बंद करना पड़ा। और कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी बंद करने का सेंस आ रहा हो या कुछ ऐसा सेंस आ रहा हो कि दूर होने की बात हो रही है या अलग होने का सेंस आ रहा है, तो ऐसे केस में फ्रेजल वर्ब के साथ में OFF वाली प्रेपोजिशन ऐड की जाती है। अब आप देखो, वैसे तो मैंने इसमें दोनों ही प्रेपोजिशन दे रखी थी, मैंने ये वाला ऑफ भी दे रखा था, ये वाला, तो आप तुरंत समझ जाते कि भैया सी वाला ऑप्शन हमें लगाना था। हालांकि कई सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, वो ऑफ तो समझ लेंगे, उन्हें पता है कि हाँ पुट ऑफ आएगा यहाँ पे, कि पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से रोक देना, बंद कर देना, तो उन्हें बच्चों को ये बात तो समझ में आ जाएगी। बट कई बच्चे बाय मिस्टेकन क्या कर देंगे, ए ऑप्शन को चुन देंगे। तो भाई बहुत ध्यान से आंसर लगाने की जरूरत है, खासकर ऐसे ऑप्शंस के दौरान। हालांकि ऐसे ऑप्शंस फंसाता नहीं है जल्दी, बस मैंने तो आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने सारे ऑप्शंस इसी प्रकार से सेट किए हैं ताकि आपकी पूरी नॉलेज चेक हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर करो। कह रहे दिस बुक इज डिफरेंट दैश डैट। तो कह रहे ये वाली जो किताब है ना वो उससे डिफरेंट है। अगर उससे डिफरेंट है तो याद रखना डिफरेंट के साथ में दो चीजें आती है। ये जो डिफर होता है इसके साथ में दो चीजें आती है। एक तो मेरे प्यारे साथी क्या होता है, इसके साथ में टू बी प्रेपोजिशन आती है और फ्रॉम भी आती है। तो याद रखना जब भी किसी व्यक्ति से आप डिफर करेंगे तो होगा क्या, डिफर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, फिलहाल तो बुक की बात हो रही है, तो डिफर के साथ में क्या आएगा, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग।
ठीक है, इसके साथ में फ्रॉम आएगा। फिलहाल डिफरेंट के साथ एक प्रेपोजिशन और भी आती है, वो मैं थोड़ी सी अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे ध्यान आएगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो सी ऑप्शन इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे यू मस्ट अवॉइड डैश द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि भाई आपको जो है, जो सरकार की जो नियम प्रणाली है, टर्म्स वगैरह हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अवॉइड हो गया आपका, और अगर हम बात करें ऐसी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, अवॉइड हो गया, फॉलो हो गया, कंप्लाई हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व हो गया, स्टिक हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उनका मतलब सीधे सीधे यही है कि आपको उनका पालन करना पड़ेगा। अब याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स प्रेपोजिशन का है, यानी इसको करने के लिए आप विद इन 1 से 2 सेकेंड काफ़ी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस तब जब आपको फिक्स प्रेपोजिशन याद होंगी। अब भाई सब, अगर बच्चा केवल इतनी बात जानता है कि अवॉइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन बाय आती है तो क्वेश्चन विद इन सेकंड खत्म है। अवॉइड बाय का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, और अवॉइड के साथ बाय फिक्स प्रेपोजिशन होती है, बात खत्म। तो सीधा वाला सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसका बताओ क्या होगा। कह रहा है ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। भाई अब यहाँ पे अगर बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये कभी भी वर्ड्स आपको देखने को मिले, चाहे भले ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हो, चाहे वर्ब के रूप में काम कर रहे हो, फर्क उससे नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना है, अगर ये वर्ड आए हुए हैं तो इनके साथ में एग्जामिनर मोस्ट ऑफ केसेस में आपको देन कंजंक्शन लगा के देगा, क्योंकि वो कंपैरिजन की तरीके से इसको लेके चलता है। बट याद रखना ऐसा नहीं होगा, आपको हमेशा इसके साथ क्या लगाना होगा, टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो भाई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, केवल सी वाले में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे दोज हु आर एवर्स डैश हार्ड वर्क विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ। कह रहे जो लोग हार्ड वर्क का विरोध करते हैं, एवर्स का मतलब होता है हार्ड वर्क से बचना, विरोध करना किसी चीज का, विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ, वो बहुत रेयर केस है जो भाई वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए, वरना नहीं हो पाते। कुछ इस प्रकार का ये आपका वर्ड सेंटेंस दे रखा है जिसमें ये बात कही जा रही है। अब एवर्स जो होता है ना, ये भी अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। अब एवर्स के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो मेरे प्यारे साथी क्या आती है, एवर्स टू समथिंग होता है, यानी एवर्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, टू। एवर्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आती है, टू आती है, ठीक है ना, एवर्स टू समथिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ही सेज दैट ही हैज डन इंजीनियरिंग डैश एन एमबीए। तो वो बोल रहा है कि भाई वो कहता है कि उसने इंजीनियरिंग की है और एमबीए भी किया है, यानी हमें यहाँ पे के साथ साथ का मीनिंग देना है, के साथ साथ, या हम कह सकते हैं के अतिरिक्त का भी मीनिंग दे सकते हैं। लेकिन देखो, अगर यहाँ एज वेल एज होता तो ये आंसर आराम से हो जाता, या अगर यहाँ पे अलोंग विद होता तब भी मेरे प्यारे साथी जो है आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने दोनों ही केस में नहीं किया। एज वेल मैं आपको बता दूं एडवर्ब होती है, और एज वेल एज आपका जो होता है ना वो कंजंक्शन होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ सारी चीजें, तो दोनों ही फिलहाल ये ना तो ये ऑप्शन आंसर बनेगा ना ये, क्योंकि मैंने अलोंग और अलोंग विद दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताया हुआ है। अलोंग विद चीजों के साथ में आता है, लेकिन जब आप स्पेशली क्या कहते हैं कि भाई उस मतलब वो रोड है और उसी के साथ साथ एक बड़ा सा स्कूल है, तो ऐसे करके बोलते हैं कि भाई उसी साइड पे है, उसी साइड पे, तो उसके साथ साथ जो चीज़ होती है उस रोड के साथ साथ, उसको दिखाने के लिए हम अलोंग का यूज़ करते हैं, अलोंग विद का यूज़ नहीं करते। अलोंग विद चीज़ों के सेंस में आता है, तो मैंने आपको दोनों ही की चीज़ में डिफरेंस बताया हुआ है। अब बिसाइड और बिसाइड्स में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, यानी जब कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ होता है तो वो बिसाइड के सेंस में आ जाता है। और जब आप, मैंने आपको बताया भी था, जब आपको नियर के सेंस में यूज़ करना हो आप बिसाइड यूज़ कर लेना, और जब आपको के अलावा या के अतिरिक्त की सेंस देनी हो एक प्रकार से कि भाई इसके साथ साथ ये चीज भी है, तो उस केस में आप जो है बिसाइड का प्लूरल यानी बिसाइड्स यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहे यू शुड नेवर लुक डैश टू अ मैन मेयरली बिकॉज ही इज पुअर। कह रहे आपको उस व्यक्ति को कभी भी ऐसे नहीं देखना चाहिए, मतलब नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए। तो इसके लिए एक पूरी की पूरी फ्रेज होती है, लुक डाउन अपॉन।
ये फ्रेजल वर्ब होती है पूरी, ये सीधे याद रखनी होगी आपको। ऐसी कुछ फ्रेज होती है जो आपको सीधे याद रखनी है, जैसे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैंने आपको ये फ्रेज बता रखी है, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ये फ्रेजेस आपको पता होनी चाहिए। अब कह रहे हैं यू शुड नेवर लुक टू अ मैन मेयरली बिकॉज ही इज पुअर, तुम्हें एक व्यक्ति को नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति है। मतलब ये कहना चाह रहा है अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको तुम्हें नीचे नजरों से नहीं देखना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ये व्यक्ति। तो लुक डाउन नहीं होता, लुक डाउन अपॉन फ्रेजल वर्ब होती है पूरी। कई बार बच्चा लुक डाउन समझ लेगा कि नीचे नजरों से देखना, भाई पूरी फ्रेजल वर्ब होती है लुक डाउन अपॉन। तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर बताओ। कह रहे द ट्रैवलर टुक रेस्ट द सैड ऑफ अ लार्ज पीपल ट्री। अब ऑप्शन आपको वेलो दे रखा है, अंडर दे रखा है, इन दे रखा है, टू दे रखा है। अगर आप मीनिंग भी निकालेंगे दोनों प्रेपोजिशन का तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपका जो ये टू होता है ये भाई आपका एक तरीके से क्या करता है, डेस्टिनेशन बताने के लिए आता है, तो ये तो नहीं आएगा। इन किसी चीज के अंदर प्रेपोजिशन बताने के लिए आता है, ये आंसर हो सकता है। वेलो अंडर, ये दोनों में से क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी चीज में लेबल की बात करेंगे और लेबल में नीचे अगर बात करना है आपको, लेबल से नीचे अगर आपको बात करना है तो आप वहां वेलो लगाते हैं। क्या यहां लेबल की बात हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं, तो लेबल की बात नहीं हो रही है तो इसको खत्म करो। अब कब अंडर लगाना है और कब इन लगाना है, मैं इसका लॉजिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। हालांकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और मोस्टली बच्चे जो इसका आंसर लगाएंगे वो बी लगाएंगे। और आपको एक प्यारी सी बात बताऊं, अगर आपने इसका आंसर बी लगाया तो भाई तुरंत गलत हो जाओगे। अब आप कहोगे हैं भैया जी ऐसे कैसे गलत हो गया, मैं बता रहा हूं कैसे गलत हो गया। देखो बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस बात को समझना मेरी। जैसे ये एक क्या है, पेड़ है, ये मैंने एक पेड़ बना दिया, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा। ये मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर मैं केवल सिर्फ इतना लिखता अ लार्ज पीपल ट्री, तो मैंने ये पीपल का पेड़ मान लिया। किसका पेड़ मान लिया भाई मैंने, ये मैंने मान लिया पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़ मान लिया। अब अगर मैं सीधे ऐसे बोलता अ लार्ज पीपल ट्री, तो मैं आराम से अंडर लगा सकता था कि भैया एक ट्रैवलर था, उसने रेस्ट किया किसके नीचे, अ लार्ज पीपल ट्री के नीचे। यानी ये मान लो कोई ट्रैवलर बाबू हैं और ये भाई साहब ये पेड़ के नीचे बैठ के आराम से मस्त रेस्ट कर रहे हैं, मैं मान लेता। अगर केवल अ लार्ज पीपल ट्री लिखा होता तो उस केस में अंडर आंसर एकदम एक्यूरेट होता, एकदम। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने प्यारे साथी एक प्यारा वर्ड और ऐड कर दिया, द सैड। अब जानते हो सैड क्या होता है, ये शेड होता है पेड़ की छाया प्यारे साथी, छाया। सैडो भी लिख सकता था लेकिन उसने सैड लिखा है तो दोनों ही ठीक है, सैड भी होता है आपका और सैडो भी होता है। हालांकि सैडो ह्यूमन बीइंग की होती है और सैड जो होती है ना वो किसी पेड़ वगैरह की या किसी मतलब नॉन लिविंग थिंग के सेंस में आती है सैड वर्ड आपका। तो मैं आपको फिलहाल दोनों में जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं कि पता चले आपके दिमाग में ये आ जाए कि सैडो लगा दे भैया जी, यहाँ पे सैडो ही होना चाहिए था। तो मैं वो डिफरेंस बता रहा हूं आपको दोनों के अंदर। तो मैंने कहा सैड जो है वो छाया का मीनिंग कर रहा है। अब आप एक बात बताओ, आप अच्छी तरीके से जानते हो अगर ये पेड़ है और यहाँ पे मान लो ये सूरज है, तो इसकी जब किरणें पड़ेंगी तो इसकी छाया कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ऐसे करके छाया बन जाएगी इसकी, ऐसे करके छाया बन जाएगी, ऐसे चारों तरफ पेड़ के ऐसे बन जाएगी ना छाया। तो अगर देखो मैंने कहा कि व्यक्ति जो है वो नॉर्मल पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मतलब मैं ये सैड वर्ड ऐड ना करूं तब तो मेरा आंसर अंडर ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये सैड वर्ड करूंगा तो होगा क्या कि ये जो व्यक्ति है वो इस पेड़ की सैड के अंदर आ जाएगा। और मैंने कहा जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी चीज के अंदर बतानी होती है तो उस केस में कौन सी प्रेपोजिशन आती है बताओ जरा। तो आप कहेंगे भैया आपने तो बताया था जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की किसी चीज की पोजीशन किसी के अंदर बतानी होती है तो इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो बस मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जैसी सिचुएशन हमें बना के दी है उसके हिसाब से अगर आपने अंडर लगा दिया तो आप गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो इन होगा। देख रहे हो कितना कर्रा लॉजिक लगाया है इसके अंदर, कितना भयंकर लॉजिक लगाया है। तो ये कब होगा, जब आपको जानकारी होगी। अगर मैं ये चीज ऐड नहीं करता, ये चीज ऐड नहीं करता, इसको हटा देता, मान लो जैसे ऐसे होता मात्र ये क्वेश्चन, पूरी 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 बात करेंगे। देखो मान लो अगर ये क्वेश्चन मात्र इतना होता इस तरीके से, अगर ये चीज ना होती आपके पास, ऐसे करके होता बस इतना,
केवल इतना होता। तो ऐसे केस में अ लार्ज पीपल ट्री होता, हम 1 मिनट में अंडर ऑप्शन लगा देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है तो फिर भाई कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इन जो लोग लगाएंगे वही राइट होंगे, जिन लोगों ने भी अंडर लगा दिया भाई वो गलत हो जाओगे, अंडर वाले लोग क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आगे चलें जी, थोड़ा सा इसको और जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा और, या ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें जो है यहाँ पे, ठीक है, इन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर कीजिए। कह रहे एरोप्लेन टुक डैश एज सून एज आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, बताइए क्या होगा। तो भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, बचपन से आज तक सुनते आ रहे होंगे। प्लेन आपने देखा होगा, प्लेन क्या करता है, प्लेन अगर कहीं पे लैंडिंग कर रहा है तो भी वो एक तरीके से देखो टेक ऑफ करता है। एक दो चीजें होती हैं, जब प्लेन उड़ता है तो वो टेक ऑफ होता है, और जब प्लेन नीचे आता है तो वो लैंडिंग होती है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि भाई वो जो है, जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचे, प्लेन जो था वो टेक ऑफ कर चुका था, यानी एज सून एज लगाने का मतलब है कि इधर हम एयरपोर्ट पहुंचे और इधर प्लेन टेक ऑफ कर गया, यानी टाइम गैप नहीं है इनके अंदर, एक के बाद तुरंत दूसरा एक्शन हो गया, टाइम गैप नहीं है। इसी वजह से दोनों ही एक्शन को हमने किस में रखा है, देखो यहां पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और यहां पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि टाइम गैप नहीं है। और मैंने आपको बताया था, जब दो एक्शन एक के बाद एक हो, यानी सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो और उनके बीच में टाइम गैप ना हो, तो ऐसे केस में दोनों को ही हमें सिंपल पास्ट में रखना होता है। तो यहां पे ना प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है एरोप्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है। अब ऑफ में देखो फिर से वही बात, मैंने देखो ऑप्शन किस हिसाब से सेट किए, मैंने कहा कि बच्चे के दिमाग में टेक ऑफ तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा ये वाला ऑफ समझ ले, ये वाला ऑफ। अगर ये वाला ऑफ लगा दिया तो भाई फिर से बात गलत हो जाएगी, अगर ये वाला ऑफ लगा दिया तो फिर से बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आंसर डी वाला ऑप्शन होगा, समझ रहे हो ना। मैं बता रहा हूं कई सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि उनके दिमाग में आएगा कि भैया जी टेक ऑफ, गलत हो जाएगा अगर ये लगा दिया तो। ये वाला टेक ऑफ नहीं होता है, उड़ान भरने के लिए जो टेक ऑफ होता है वो ये वाला होता है, ये वाला टेक ऑफ। समझ में आ गई बात, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करो। कह रहा था ब्यूटीफुल यंग गर्ल जम्प्ड डैश इन द रिवर इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन। कह रहा है डिप्रेशन की स्टेट में एक जवान लड़की, यानी जवान लड़की थी, ब्यूटीफुल थी, उसने नदी में छलांग लगा दी। भाई साहब बताओ, अब बताओ कौन सी प्रेपोजिशन लगाएं इसके लिए। तो आप ये मान के चलो ये नदी बह रही है, ये पास में एक पेड़ है, हालांकि पेड़ से भी लटक सकती थी, लेकिन भाई लड़की ने क्या किया कि लड़की यहाँ पे जैसे खड़ी हुई है और यहाँ से सीधा इसने इसमें नदी के अंदर क्या कर दिया, जंप मार दी। अब जस्ट इमेजिन लड़की अभी कहाँ है, तो आप कहेंगे भैया जी नदी के बाहर, और लड़की जंप कहाँ मार रही है, तो आप कहेंगे भैया जी नदी के अंदर, नदी के अंदर। अब जैसे ही अंदर की सेंस आई तो बच्चा तुरंत क्या समझेगा कि भैया इन प्रेपोजिशन दे रखी है, मतलब यही आंसर है। दोस्त 1 मिनट के लिए ठहरो, अगर आपको लग रहा है कि इन प्रेपोजिशन लगाने से आपका काम चल जाएगा तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एक चीज की ना यहाँ पे कमी है। आप ये चीज देखो कि लड़की जो है वो नदी के अंदर अगर जंप ले रही है तो हाँ ये बात तो ठीक है कि लड़की की जो पोजीशन आ रही है वो नदी के अंदर आ रही है, ये बात तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि लड़की जब नदी के अंदर जंप करेगी तो मेरे प्यारे साथी पोजीशन के साथ साथ वहां मोशन भी होगा। और याद रखना यही डिफरेंस होता है, जब चीज मोशन में हो, जब चीज मोशन में हो तो वहां ऐसे केस में हम अंदर आने के सेंस में भी इन प्रेपोजिशन ना लगा के इनटू का यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन ना लगा के इनटू का यूज करते हैं। ऐसे ही किसी चीज के ऊपर के सेंस में अगर नॉर्मली पोजीशन बता रहे हो तो ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर मोशन के सेंस में ऊपर में प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो ऐसे केस में हमें क्या लगाना होता है, अपॉन लगाना होता है, अपॉन, या फिर हम लगाते हैं ऑन टू। क्या लगाते हैं प्यारे साथी, ऑन टू। दोनों सेम ही होते हैं, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है इनके। तो मोशन के सेंस में मैंने कहा जब आप नॉर्मली पोजीशन बता रहे हो तो ऑन लगाते हो ऊपर के सेंस में, लेकिन जब मोशन के सेंस में आप बताते हो तो ऐसे केस में आपको अपॉन या फिर ऑन टू का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिलहाल कई सारे बच्चे हो सकता है कि इसका इन सोच ले, और कई सारे बच्चे जो डायरेक्ट लगा भी देंगे इनटू तो उनको लॉजिक पता
नहीं होगा। अगर लॉजिक पता था तो बहुत अच्छी बात है प्यारे साथी। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे मोशन होगा, और मोशन के साथ जब कोई चीज किसी के अंदर जाती है तो उस केस में इनटू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। भाई जैसे ही मैं रूम में एंटर कर रहा था तो फैमिली जो थी ना वो पार्टी के लिए जा रही थी भाई उस टाइम पे। तो आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो एंटर वर्ब, मैंने कहा पूरा क्वेश्चन पढ़ो या मत पढ़ो, आप बस आसपास की चीजें देखो। आपने देखा कि यहाँ पे एंटरिंग दे रखा है, एंटरिंग बोले तो एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना, और मैंने आपको इससे रिलेटेड पूरा जितना भी काला चिट्ठा इसका होता है वो सारा बता रखा है। मैंने आपको बताया था जब भी फिजिकली एंटर करने की कहीं पे बात होती है तो एंटर जो होता है वो कम इनटू के सेंस में होता है, यानी ये बराबर होता है किसके, कम इनटू के। तो एग्जामिनर इसके साथ अगर अलग से एंटर के साथ इनटू लगा के देगा ना तो वो सुपरफ्लोज वाली बात हो जाएगी, लगाना नहीं होता आपको। लेकिन जब यही चीज फिजिकली ना होके एब्स्ट्रैक्ट मैनर में होती है, लाइक किसी डील में एंटर करना, एरा में एंटर करना, पार्टनरशिप में जाना, तो ये चीजों में जब एंटर करने की बात होती है तो ऐसे केस में आप एंटर के साथ इनटू प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा जब फिजिकली एंटर करने की बात होगी तब आप इनटू प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाई रूम में एंटर करने की बात हो रही है, रूम में फिजिकली एंटर करोगे या एब्स्ट्रैक्ट मैनर में, बताओ। रूम में फिजिकली एंटर करोगे या फिर अब्स्ट्रैक्ट मैनर में, तो आप कहेंगे भैया फिजिकली। अगर फिजिकली करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, मतलब आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन, बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर करो। कह रहा है आई शैल हैव टू विड्रॉ डैश माई सेविंग्स टू बाय अ न्यू कार। कह रहा है मुझे अपनी सेविंग्स विड्रॉ करनी होंगी बैंक अकाउंट से टू बाय अ न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरी है। तो आपको अगर मैं बता दूं, जब भी आप किसी चीज को विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ एक इस प्रकार की वर्ब होती है जो कि ट्रांजिटिव की तरीके से काम करती है, यानी विड्रॉ के साथ में आपको वो चीज बतानी होगी कि क्या क्या विड्रॉ करना है भाई, आपको वो बताना होता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी इसके बाद में आपको इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगाना होता है, बीच में आप कोई भी प्रेपोजिशन रिलेट कराने के लिए नहीं लगाएंगे। तो यहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन लगा दूं, फ्रॉम लगा दूं, तो भाई जरूरत नहीं है, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोई भी प्रेपोजिशन यहां लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे एक्सक्यूज मी डैश इंटरप्टिंग यू। अब देखो कहने को तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर, अच्छा ये फोर्ट लिख गया है भाई, फॉर है, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, ये टी बन गया है, ये आर है, आर यहाँ पे, ठीक है, ये आर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कह रहे फ्रॉम, टू, फॉर और नो प्रेपोजिशन। अब एक्सक्यूज मी, भाई आप किसी को एक्सक्यूज करते हो तो भाई किसी ना किसी चीज के लिए तो करते हो कि भाई आप किसी का ध्यान आकर्षित करना, तो सीधे सीधे किसी ना किसी चीज के लिए करोगे। तो एक्सक्यूज जब आप देते हो किसी चीज के लिए तो वो एक्सक्यूज के साथ में क्या होता है, फॉर प्रेपोजिशन यूज की जाती है। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति को एक्सक्यूज करोगे, याद रखना एक्सक्यूज के साथ, मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, जो एक्सक्यूज होता है आपका, एक्सक्यूज, इसके साथ में क्या होता है, दो प्रेपोजिशन आती हैं। मतलब एक तो यहाँ पे आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, मतलब नो प्रेपोजिशन, और एक आप इसके साथ क्या करेंगे, फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ प्रेपोजिशन आपको लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। अब याद रखना, जिस व्यक्ति को आप एक्सक्यूज करेंगे, भाई एक्सक्यूज मी, भाई मुझ पे ध्यान दो, एक्सक्यूज मी, मुझ पर ध्यान दो, मेरी बात को सुनो। तो जब आप अपनी बात करेंगे, ठीक है ना, या उस किसी पर भी ध्यान देने की बात कहेंगे, किसी पर्सन पे बेसिकली, तो उस केस में आप जो है कोई भी प्रेपोजिशन उसको रिलेट कराने के लिए नहीं लगाएंगे, यानी आप सीधा बोल देंगे एक्सक्यूज हिम, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज यू, फलाना ढिमकाना, जो भी बोलना है आपको। लेकिन आप कोई भी यहाँ पे जो है एक तरीके से इनको रिलेट कराने के लिए कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस चीज के लिए आप एक्सक्यूज कर रहे होंगे, फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग लाइक दैट, कुछ भी चीज, तो उस चीज के लिए आपको जो है फॉर प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, देखो यहां पे एक्सक्यूज करने के लिए बोल रहा है किसे, मुझे, तो एक्सक्यूज करने के लिए खुद को बोल रहा है, तो उसने पर्सन के लिए क्या कोई प्रेपोजिशन लगाया, यहां नहीं लगाया ना, आपको भी नहीं लगाना है कभी भी, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां आगे मैंने कहा फॉर आएगा, फॉर आएगा तो वो किस ऑप्शन में दे रखा है, भाई ये फोर्ट हो गया है, फिलहाल सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, फॉर समथिंग होगा।
टू नहीं लगा सकते, टू का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक काम कर सकता है, अगर एग्जामिनर को आपको गलती बना के देनी हुई तो कई बार वो क्या करेगा, एक्सक्यूज टू मी ऐसे करके कह सकता है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये फॉर्मेशन गलत हो जाएगी अगर ऐसा करता है तो आशा करता हूँ कि प्रेपोजिशन के मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सिखाए हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। बाकी भाई देख लो, आप जानते हो कि प्रेपोजिशन बहुत सारी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो इस पे कर सकते हैं, 500 1000 क्वेश्चन जितने लगा लें उतने कम ही हैं। मैंने बस एक मोटा मोटा आइडिया आपको प्रोवाइड कराया है और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आप इतनी चीज़ें तैयार रखते हैं एटलीस्ट, तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है वो आप हल कर पाओगे। यानी आपको जानकारी, मैंने जो फंक्शन बताने का जो मेरा काम था, प्रत्येक प्रेपोजिशन का, मोस्टली प्रेपोजिशंस का जो फंक्शन बताने का मेरा काम था, वो मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूं। और बाकी जो थोड़ी बहुत प्रेपोजिशन इक्का दुक्का रह भी गई होंगी तो वो आपकी फ्रेजल वर्ब में खत्म हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेजल वर्ब आप देख रहे थे ना, हम प्रेपोजिशन के क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन फ्रेजल वर्ब भी साथ साथ आ रही थी, तो आप ये मान के चलिए फ्रेजल वर्ब वाला जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, आज की बस क्लास में बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।